उमर अब्दुल्ला की पार्टी के एक सांसद ने भाऊ 2 दिन पहले राज्यसभा में खड़े होकर के ये कहा, और वो राहुल गांधी जैसों को सुनना चाहिए जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि फेयर इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में। हमने और कांग्रेस के गठबंधन ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। तो जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला बनते हैं तो फेयर इलेक्शन है। झारखंड में हेमंत सोरेन बनते हैं तो फेयर इलेक्शन है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में अनफेयर इलेक्शन है। नहीं, वो तो ये देखो, मुझे मुझे उसमें हंसी भी नहीं आती, गुस्सा भी नहीं आता। मुझे अगर दया आती है तो राहुल के समर्थन में उतरे हुए जो बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, विश्लेषक है, या उनकी ही पार्टी के लोग हैं, उन पर दया आती है मुझे। क्यों? क्योंकि ये बचकानी हरकतें चलती है, बालिश और फुलिश जो चीजें होती है, उसका उनको समर्थन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है बिहार का जो गिनती चल रही थी उस दिन हमने एक आपके ओसीएन नेटवर्क पर चैनल पर जो विश्लेषण किया था, शाम को पूरा नहीं हुआ था रिजल्ट, लेकिन क्लियर रुझान आ गए थे। उस वक्त एकलव्य ने बोला था, आपको याद होगा, कि मैं वो जो जाता है किसी चैनल पर, तो वहां चैनल पर जो होता है, लेकिन डिबेट के पहले और डिबेट के बाद में चाय या कॉफी चलती है, उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान लेते हैं कि राहुल गांधी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन विचारों को पब्लिकली बोल नहीं पाते, पब्लिकली बोल नहीं पाते। ये इनकी जो मजबूरी है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रही है। कोई नई बात नहीं है, और बहुत पहले की है। मोदी जी प्रधानमंत्री होने से पहले की बात है। मैं हमेशा वो रिफर करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया को, जो जयराम रमेश ने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने अच्छे और शालीन शब्दों में कहा था, राहुल गांधी एक नंबर का बेवकूफ है। यहां तक बोला था, बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन हम चुनाव में 14 के चुनाव में जा रहे हैं और राहुल गांधी 19 के चुनाव की तैयारी कर रही है, ऐसा उन्होंने 10 साल 11 साल पहले कहा था जयराम रमेश ने। आज अगर जयराम रमेश वही राहुल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी बचकानी हरकतों का समाधान कर रहे हैं, तो उन पर दया आती है, गुस्सा नहीं होते। देखो, एक बात होती है, कोई शराबी है, वो गटर में पड़ा है, कपड़े खराब हुए, फटे हैं, और गालियां दे रहा है, उसके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकल रहे, और फिर भी उसकी बेचारी लाचार बीवी उसको संभाल कर घर पर लेकर जा रही है, तो हमको उसके बीवी की दया आती है, गुस्सा नहीं होते। मन में वो सोचते कि मरने दो साले को, क्यों गटर से उठाकर लेके जा रही, तो हमको उस पर गुस्सा नहीं होता। वैसे ही और राहुल गांधी को संभालने वाले ये जो लोग हैं, कांग्रेसी है या बुद्धिजीवी है या जो कोई विनोद शर्मा वगैरह ऐसे लोग हैं, उन पर दया आती है। क्या बेचारों की हालत है। जो डिफेंडेबल नहीं है वो डिफेंड करने में लगे रहना पड़ता है। इससे और शर्मिंदगी क्या है। थूको और चाटो, कितनी शर्मिंदगी आप सोचो, कितनी। इनके ही पहले वीडियो देखो, 14 नवंबर के पहले 1 महीने 1.5 महीना इन्होंने चलाए हुए जो मुद्दे थे वो देखो, और आज उनकी भाषा देखो, तो समझ में आता है वो खुद का ही थूक चाट रहे। तो चाटने तो हम क्या कर सकते हैं, हमको दया आ सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उनको निकलना पड़ेगा। देखो, हम किसी को, जो एक मराठी में हमारी स्कूल के जमाने में कविता होती थी, उसमें बढ़िया था, तो तोता बोलता है चिड़िया को, अगर तेरा घर बिगड़ गया तो मेरे पिंजरे में आके रहे, तो मतलब भाड़ में गया तेरा पिंजरा, ऐसा उसका मायना था। तो तोता अगर पिंजरे में खुद को, भले सोने का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लेकिन तो पिंजरा है, वो उसमें उसकी दुनिया अगर सिमट जाती है तो उसको वहां से बाहर निकलने में डर लगता है। दरवाजा खुला रखो और बाहर निकालो, फिर भी वो आकर पिंजरे में बैठेगा। ऐसी इन लोगों की हालत हो गई। तो हम उनको क्या
समझा सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाबू मुझे दया होती। इधर में कुछ डिबेट सुन रहा था। एक वो अभय दुबे जो है CSDS वाला, सब जानते हैं कि वामपंथी भी है और कांग्रेस का बहुत बड़ा वो लटकन रहा है। वो अभी हाल में कह रहा था कि राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तो अरविंद केजरीवाल हो सकता है अपोजिशन का लीडर। इसी तरीके से कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ममता बनर्जी बेहतर लीडर हो सकती है, बेहतर चॉइस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इनके समर्थकों में भी अब भगदड़ मच रही है, विचलन है, लोगों की समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि ये तो कहीं टिक ही नहीं सकता है मोदी के सामने। हम लोग तो खैर अरसे से कह रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में अब क्यों आया है, इतनी चपत लगने के बाद, इतना पिटने के बाद। नहीं, आपकी समझ में ढंग से नहीं आया। आप पहली बात समझ लो, ये कांग्रेस के समर्थक नहीं है, ये केजरीवाल या ममता के समर्थक नहीं है। एक्चुअली जिसको एंटी बीजेपी फ्रंट, यूपीए हो या कोई इंडी अलायंस हो, वो अलायंस किसी पार्टी का नहीं, इनके दिमाग की उपज है कि बीजेपी को हराना है तो सारे के सारे अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वोट विभाजन टालना पड़ेगा, तभी हरा सकते हैं। तो ये चुनाव के अखाड़े से बाहर बैठे हैं, लेकिन इन्होंने ये फ्रंट बनाई है। अगर ये आज बोलते कि इनसे तो केजरीवाल अच्छा था, क्योंकि केजरीवाल भी उस इंडिया अलायंस का एक समय हिस्सा था और इनकी ही दबाव में इंडी अलायंस में चला गया था। ममता दीदी भी इनकी प्रेशर के कारण इंडी अलायंस में है, उसकी राहुल गांधी से तो जमती नहीं है। इसका कारण समझो आप कि ये सूत्रधार है, ये आका है। कांग्रेस अगर ज्यादा वामपंथी भाषा में बोलते हैं राहुल गांधी, तो क्योंकि ये इनके आका है। तो अभय दुबे का जो फ्रस्ट्रेशन है वो लीडरशिप के बारे में, कांग्रेस के बारे में नहीं। वो कांग्रेस के समर्थक है ही नहीं, वो एंटी बीजेपी है। देखो एक बात समझ लो कि एक एक समय था 8-10 साल पहले, जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ने पाकिस्तान को हराया था। तो हमारा एक दोस्त इतना खुश था, उसने 2-3 पोस्ट फेसबुक पर डाले थे। तो मैंने बोला यार, जिम्बाब्वे ने हराया, तू क्यों खुश हो रहा है? बोला नाक तो पाकिस्तान की कटी है ना। तो उसको पाकिस्तान हारने से खुशी थी, जिम्बाब्वे के जीत से खुशी नहीं थी। तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, अभय दुबे हो या वो अशोक वानखेड़े हो या आपका आशुतोष हो, ये कांग्रेस के समर्थक नहीं, ना केजरीवाल, ना ममता, ना किसी के समर्थक नहीं है। वो एंटी बीजेपी है। तो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलो, हम उसके समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस के दलाल सोचना गलत है, ये खुद ही एंटी बीजेपी है। अब देखो महाराष्ट्र में हमारा निखिल वागड़े है, कुमार केतकर है, उनकी उम्र चली गई बाला साहब के खिलाफ लिखते लिखते लिखते। आज वही लोग उद्धव का समर्थन कर रहे, तो क्यों? तो वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे या बाल साहब ठाकरे के खिलाफ नहीं थे, वो आरएसएस के खिलाफ थे। और जबकि बीजेपी और शिवसेना मिलकर राजनीति कर रहे हैं, तो आरएसएस को गाली देना है, इसीलिए तो बाला साहब को गाली देना है। लेकिन अगर उद्धव आरएसएस से छिटक गया, बीजेपी से निकल गया और आज आरएसएस के खिलाफ बोल रहा है, तो केतकर और निखिल वागड़े वगैरह जो पब्लिक है, वामपंथी है खुद को, तो वो उद्धव के भी समर्थक हो गए, राज ठाकरे के भी समर्थक हो जाएंगे अगर राज ठाकरे आरएसएस के खिलाफ बोलता है। तो हमें यह समझना जरूरी है, हम इनको कांग्रेस का दलाल समझते, वो मत समझो। उनका अपना एजेंडा है, वो सबसे ज्यादा आरएसएस की नफरत करते हैं। तो कांग्रेस की भी नफरत करते, केजरीवाल की भी नफरत करते, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी नफरत करते हैं, उससे कम जिसकी नफरत करते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, उसके लिए उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो उनका एजेंडा है।
अब कांग्रेस की बुरी हालत ये है, या उद्धव की बुरी हालत ये हो गई है कि इनके पिछलकू होकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपना एजेंडा बना दिया। अब देखिए, आपको याद दिला दो, जब गुजरात में रथ यात्रा के बाद रथ यात्रा में अडवाणी को अरेस्ट किया समस्तीपुर में, तो बीजेपी ने लालू प्रसाद हो, मुलायम यादव हो या गुजरात का चिमन भाई पटेल हो, उनको जो बीजेपी का सपोर्ट था जनता दल का, तो विड्रॉ कर दिया। तो तीनों जगह कांग्रेस ने जनता दल के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस को हराकर मुख्यमंत्री बने, उनके समर्थन में कांग्रेस आ गई। किस लिए आ गई? कि ये जो वामपंथी वगैरह आप बोल रहे हैं, ये बीजेपी के खिलाफ है, और इनके प्रेशर में कांग्रेस ने इनको संभाला। अब देखो, 28 एमएलए होकर भी बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना है, इसलिए कांग्रेस ने केजरीवाल का समर्थन किया। केजरीवाल ने किसका खात्मा कर दिया दिल्ली में? कांग्रेस का खात्मा कर दिया। तो कांग्रेस ने ये, अब कांग्रेस का दिमाग ठिकाने आ रहा है कि भाई अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो हमको नोच नोच कर जो बड़ी पार्टियां बने, क्षेत्रीय पार्टियां बने, उनको खत्म करना पड़ेगा, और राहुल गांधी उस रास्ते पर निकल पड़े हैं। तो इससे कांग्रेस को खड़ा होने में 10-15 साल लगेंगे, लेकिन तब तक बीजेपी कंटिन्यू होगी। ये अभय दुबे जैसे वामपंथियों का दुखड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।